नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स का ये पहला वीडियो है। आज से आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। आपके पास खूब समय है, हमारे पास भी खूब समय है। ये जो हम पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाएंगे आने वाले समय में, इसमें जो भी पढ़ाएंगे ये हम दो उद्देश्य से पढ़ाएंगे। पहला उद्देश्य ये है कि अगर आप परीक्षा देंगे अमीन का, जैसे कि आप बिहार झारखंड साइड के रहने वाले हैं, तो आप परीक्षा देंगे और परीक्षा में यहाँ से सवाल आती है तो आप परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, यानी कि जा कर के स्वयं निजी रूप में ज़मीन की बाँट करना चाहते हैं, नाप करना चाहते हैं, बँटवारा करना चाहते हैं, यानी कि आप स्वयं जा कर के काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो दोनों उद्देश्य आपका यहाँ पे पूरा होगा। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, नोट्स बनानी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अमीन से संबंधित, लेखपाल पटवारी से संबंधित और खेती बाड़ी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ हम विस्तार से आपको बताएंगे। हो सकता है आपको लगे कि सर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, इतना मत बताइए। तो मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैं बताऊँगा ही, डिटेल में बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि आप न समझें तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक हमारा जो है वो है भारत में भूमि सुधार, और ये पार्ट फर्स्ट है, यानी कि पहला भाग है। इसके दो भाग होंगे। पहला भाग, भूमि सुधार का मतलब क्या है। इसे हम अगर वैदिक काल या मतलब प्राचीन भारत की बात करेंगे तो इसको कहते थे भूधृति। भूधृति प्रणाली, भूधृति प्रणाली इसको बोलते थे। अब इस भूधृति प्रणाली में क्या क्या चीज़ें थी, इस भूधृति प्रणाली में क्या क्या चीज़ें थी। इसमें थी भूमि की माप, मतलब कितनी भूमि है, भूमि के प्रकार, यानी भूमि किस प्रकार की है, काली मिट्टी है कि लाल मिट्टी है, दोमट है, कैसी है भूमि के प्रकार, और इसमें फसल कौन कौन सी होगी, इसका मालिक कौन है, इस पर लगान कितना लगता है, इस पर सिंचाई का क्या साधन है, आदि। यानी भूमि से संबंधित ये जितनी भी चीज़ें हमने लिखी, इनसे संबंधित मामले या इनसे संबंधित अध्ययन का सिस्टम जो था वो भूधृति प्रणाली कहलाता था। आज की तरह उस समय ऐसा नहीं था। हम एकदम शुरुआत की बात कर रहे हैं, एकदम शुरुआत। अब एकदम शुरुआत का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास में जो हमारे सभ्यताएं रही हैं, उसमें एक सभ्यता है हमारी, कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और एक सभ्यता है वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हमारी सभ्यता की शुरुआत है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की समस्या ये है, इसकी जो लेख हैं, यानी इसकी जो लिपि है, वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। तो जिसके कारण हम पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं जान पाए हैं कि उस समय का समाज कैसा था। वहाँ की जो मुहरें मिली हैं, मृदभांड मिले हैं, सिक्के मिले हैं, और जो आकृतियाँ मिली हैं चीज़ों की, उनके आधार पे हम अनुमान लगा पाए हैं कि वो लोग कैसे थे, शहरी सभ्यता थी। लेकिन चूंकि उन्होंने जो लिखा उसको हम आज तक नहीं पढ़ पाए, इसके कारण पूरी तरह से हम आश्वस्त नहीं हैं कि वो सभ्यता कैसी थी। इसलिए हमारी शुरुआत होती है वैदिक से, क्योंकि जो इसकी लिपियां हैं, इसके लेख हैं, ऋग्वेद, इसको पढ़ा गया है ना। तो वैदिक सभ्यता से हम बात की शुरुआत करेंगे। अब इसमें समझिए आप ध्यान से, हमारे यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया में हर जगह जब पृथ्वी पर जीवन बसा, मनुष्य बहुत आखिर में आया है, बहुत आखिर में। आज से अगर हम बात करें लगभग 80,000 साल पहले, BC, बिफोर क्राइस्ट, 80,000 साल पहले हमारे यहाँ एक तरह से ऐसा बंदर आया जिससे मनुष्य की प्रजाति आगे बढ़ी, यानी हम लोग हुए। और मात्र 40,000 साल पहले, मात्र 40,000 साल पहले होमोसैपियंस का जन्म हुआ। होमोसैपियंस, होमोसैपियंस क्या होते हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। होमोसैपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान मनुष्य, यानी बुद्धिमान मनुष्य की प्रजाति। मनुष्य अन्य जानवरों से किस आधार पे अलग है, बुद्धि के आधार पे ना। बुद्धि से ही उसने सब कुछ जीत लिया है, वो सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि है।
तो होमो सैपियंस का जन्म सिर्फ 40,000 साल पहले हुआ। जब होमो सैपियंस का जन्म हुआ, होमो सैपियंस हमारी धरती पर आए रहे, तो यहाँ क्या था? पूरी धरती पर 71% भाग पर क्या है? पानी है, आप जानते ही हैं। और मात्र 29% भाग पर क्या है? स्थल यानी कि जमीन। 71% भाग पर पानी यानी कि जो आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये पूरा फैला हुआ है। और मात्र 29% भाग पर स्थल है। और स्थल कैसा स्थल है? इस स्थल में भी जगह जगह नदियां हैं, जगह जगह पहाड़ हैं, और क्या है? जंगल है, मैदान नहीं है। क्या है? पहाड़ हैं। इस स्थल में भी क्या है? पहाड़ हैं, नदी है, जंगल है, मैदान नहीं है। पहाड़, नदी, जंगल। अब पहाड़ का मतलब बड़े पहाड़, छोटे पहाड़, पठार सब आ जाते हैं। नदी का मतलब जो छोटे छोटे झील हैं वो भी इसमें आप मिला लीजिए। और जंगल का मतलब जहाँ पेड़ पौधे ही पौधे हैं, मैदान नहीं है। ऐसी जगहों पर हमारे पूर्वज रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं? होमो सैपियंस। हमारे यहाँ जो मतलब लोग रहे हैं वो कैसे रहे हैं? कॉलोनी बनाकर, एक तरह से, यानी कबीले के रूप में रहे हैं। कबीले यानी कि झुंड के रूप में रहे हैं, जिसको उस समय नाम दिया गया कबीला। तो कबीला, इसमें एक कबीले में 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग या 1000 लोग भी हो सकते थे। इस कबीले का एक मालिक होता था। ये लोग कबीले में इसलिए रहते थे क्योंकि इन्हें खतरा था कि अकेले रहेंगे तो हमको शेर, जानवर, बाघ, अन्य जानवर हमको खा जाएंगे। तो ये लोग झुंड में रहते थे, रात में आग जला देते थे और दिन में अपने भोजन के लिए शिकार पर निकल जाते थे और जंगलों में रहते थे। पेड़ों के ऊपर घर बना लेते थे या फिर पहाड़ों की कंदराओं में गुफा तोड़ फोड़ करके उसमें बना लेते थे, रहते थे। ऐसे ही था। मैदान था नहीं, आज की तरह घर थे नहीं। खेती बाड़ी होती नहीं थी, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या करते थे? केवल कंद मूल खाते थे, कंद मूल, फल, और क्या खाते थे? मांस। धान, गेहूं, मटर, चना, ये सब तो था नहीं, खेती की शुरुआत ही नहीं हुई थी। पशुपालन शुरू कर लिए पहले ही। कुत्ते को पालतू जानवर बनाया क्योंकि कुत्ता बड़ा चौकन्ना होता है, वो अन्य जानवरों को देखकर मनुष्य से पहले ही जान जाता है और चौकन्ना कर देता है, इसलिए कुत्ते को सबसे पहला पालतू जानवर बनाया गया। अब समझिए, जब इस समय यानी लगभग 40,000 साल पहले के बाद की बात हो रही है, अभी कोई सभ्यता शुरू नहीं हुई है। एक तरह से लोग आदिमानव की बात हम कर रहे हैं, यानी जंगलों में रह रहे हैं, पाषाणकालीन सभ्यता है। ऐसे में जो इनका जो मुख्य लक्ष्य है वो लक्ष्य है भोजन। भोजन मिल जाए तो दूसरा लक्ष्य क्या है? सुरक्षा। और तीसरा क्या हो सकता है? प्रजनन, यानी अपनी तरह की और जनसंख्या बढ़ा देना। यही तीन इन लोगों का टारगेट है, यही तीन काम ये लोग कर रहे हैं। भोजन की तलाश में दिन भर भटक रहे हैं और हमेशा चौकन्ने हैं। इसके लिए कुछ हथियार बना लिए हैं, झुंड में रह रहे हैं कि उन्हीं का कोई शिकार न कर ले, और इसके साथ साथ वो बच्चे पैदा भी कर रहे हैं। तीन काम। अब इन तीन कामों के अलावा यदि कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि और कुछ नहीं होगा। न घर बनेगा, न राजनीतिक झगड़े होंगे, न शादी विवाह होगा, कुछ भी नहीं होगा। न ऊंच नीच की भावना होगी, क्योंकि अभी तो सारे लोग भोजन की ही तलाश में कर रहे हैं। धीरे धीरे होता क्या है कि जब ये लोग खेती शुरू करते हैं, खेती कैसे शुरू करते हैं? जो जंगल थे, जाहिर सी बात है कि उन्हीं जंगलों में देखे होंगे कि पेड़ से जो फल गिरे हैं कुछ, फिर वो फल जब पानी बरसा होगा तो उगे होंगे। तो उगता हुआ इन लोगों ने देखा होगा, और ये हजारों साल देखा होगा। तब इनके मन में, चूंकि होमो सैपियंस थे, दिमाग था, तर्क करने की क्षमता थी, अवलोकन करने की क्षमता थी, तब इन लोगों ने पौधों को उगते हुए देखा होगा और भूख से भी परेशान है, तो वैकल्पिक खोज में इन्होंने ये पता लगाया होगा कि इन्हें अपने से भी उगाया जा सकता है। ये प्रोसेस ये लोग शुरू किए होंगे। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जौ और गेहूं की शुरुआत होती है सबसे पहले हमारे यहाँ भारत में, लगभग 8,000 साल पहले। तो जब ये लोग खेती सीख जाते हैं करना, एक तरह से खेती कैसे करते हैं? जो जंगल थे, इन जंगलों को ये लोग काटना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्थान है, अब यहाँ पूरा जंगल है, तो इस जंगल में मान लीजिए ये वाला स्थान इन लोगों ने पेड़ पौधे जो थे उसको जो है साफ कर दिया, काट दिया, तो मैदान हो गया।
अब यहाँ पर ये लोग फसल बोने लगे, फसल बोने लगे। अब ये जो ज़मीन निकली यहाँ से, फसल बोने वाली ज़मीन, ये ज़मीन किसकी है? तो ये ज़मीन सार्वजनिक है, क्योंकि ये पूरा जंगल किसी का तो था नहीं। ये जंगल एक प्राकृतिक चीज़ थी, कोई कहीं भी जा कर के रह सकता था, बस सुरक्षा की दृष्टि से ठीक होना चाहिए था। तो मान लीजिए कि ये जो बी नाम का कबीला है, ये ए नाम का कबीला है, ये सी नाम का। तो बी नाम का जो कबीला है, वहाँ के लोगों ने ये जंगल साफ किया और यहाँ पे खेती करना शुरू किया। तो ये जो खेती यहाँ पे हो रही है, इस खेत पर यानी इस ज़मीन पर इसका मालिक कौन है? एक तरह से पूरा कबीला मालिक है, व्यक्तिगत कोई इस पर मालिक नहीं है। सामूहिक खेती कर रहे हैं और सामूहिक खाना खा रहे हैं। जब इस पे खेती करते करते इनके पास अधिशेष उत्पादन होने लगा। कैसा उत्पादन? अधिशेष। अधिशेष उत्पादन का मतलब होता है जो हम खा लें उससे भी कुछ बच जाए, यानी हम अपनी आवश्यकता से ज़्यादा जब हम उत्पादित करते हैं तो उसे अधिशेष उत्पादन बोलते हैं। जब अधिशेष उत्पादित होने लगा, यानी जो हमारा पेट भरने लगा कह सकते हैं, तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जो एक्स्ट्रा धन है, भोजन है, चावल गेहूँ है, उसको संचित करने की भी व्यवस्था चाहिए, उसको रखने की भी व्यवस्था चाहिए। नहीं तो खुले में रहेगा तो पानी बरसेगा, सड़ जाएगा, आग लगेगी, जल जाएगा, या कोई अन्य जानवर खा लेंगे उसको। तो इस भोजन को यानी धन को रखने के लिए जगह चाहिए। अब इस जगह के लिए घर चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए लोग चाहिए, और ये जो धन है इस पर नज़र है कि कल खेती नहीं होगी, पानी नहीं बरसेगा, तो इस भोजन को कौन करेगा? तो अभी सार्वजनिक है, तो इन्हीं में से कुछ लोग रहे होंगे ताकतवर, कुछ लोग रहे होंगे कमज़ोर। तो जो ताकतवर रहे लोग और बुद्धिमान लोग रहे, उन लोगों ने इस धन को संचित करना शुरू किया। सबसे पहले कब्जा किया कि हमारे पास जगह है, हमारे पास मजबूत ताकत है, हम सुरक्षा कर सकते हैं, हमारे यहाँ रहने दीजिए। तो बड़े और बुद्धिमान लोगों ने इस धन पर पहला अपना कब्जा जमाया होगा। फिर जब कब्जा जमाया होगा तो उसके बाद ये धन उन्हीं के पास रहे और उन्हीं के पूर्वजों के पास जाए, इसके लिए उन लोगों ने कुछ प्लानिंग बनाई होगी, आगे की योजना बनाई होगी। और जो लोग गरीब, कमज़ोर, कम बुद्धिमान लोग रहे, वो लोग पिछड़ते हुए चले गए। तो एक समय ऐसा आता है कि फिर वर्ग बन जाता है, यानी एक बुद्धिमान वर्ग हो जाता है, एक लड़ाकू वर्ग हो जाता है, एक व्यापारी वर्ग हो जाता है और एक शूद्र वर्ग हो जाता है, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब इसकी जड़ यहीं से है, अधिशेष उत्पादन होने के बाद। चलिए वो दूसरा टॉपिक है, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। इस संपत्ति पर, ये ज़मीन पर किसी का अधिकार नहीं था, यानी ये ज़मीन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी, इसका खरीद बिक्री नहीं हो सकती थी। हाँ, अगर इस कबीले को ज़मीन की आवश्यकता है तो पूरा जंगल खाली है, दूसरी जगह जाके साफ कर ले। और इस कबीले में अगर इंडिविजुअल किसी को ज़मीन अलग से चाहिए अपने लिए, तो भी जंगल खाली है, वो जाकर साफ कर ले। कौन रोकने वाला है? कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, है ना? तो ये आप समझ गए एक तरह से। अब आते हैं, ये जो हमारी भूमिका थी वो बन गई, अब पूरा मामला आप समझ गए। विकास के प्रोसेस में हमारा पहला काल आता है वैदिक काल। वैदिक काल कब से कब तक रहा? तो 1500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब समझते हैं? जैसे इस समय 2025 लगा हुआ है, 2025, तो इसका मतलब कैलेंडर की शुरुआत हुए 2025 साल हो गया। तो किसी दिन शुरुआत हुई होगी, मान लीजिए 1 जनवरी सन 1 शुरुआत हुई होगी ना जिस दिन। तो जिस दिन शुरुआत हुई कैलेंडर की, यानी आज से 2500 साल पहले, उससे भी 1500 साल पहले, या यूँ कहें कि आज से लगभग 3500 साल पहले वैदिक काल की उत्पत्ति हुई। तो 3500 साल पहले आज से, और ईसा पूर्व से 1500 साल पहले, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक हमारे यहाँ जो सभ्यता रही उसका नाम है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। ठीक है। अब इस वैदिक सभ्यता में भी दो काल बन गए आगे चल करके। एक बन गया ऋग्वैदिक सभ्यता, और एक बनी
उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक ऋग वैदिक सभ्यता रही 1500 बीसी, बीसी को ही ईसा पूर्व बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, 1500 बीसी से 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक सभ्यता रही 1000 बीसी से 600 बीसी। इसको अलग अलग इसलिए बांटा गया क्योंकि ऋग वैदिक सभ्यता में लोहे का प्रचलन नहीं था, उत्तर वैदिक सभ्यता में लोहे का प्रचलन शुरू हो गया। तो लोहा आ गया, तो लोहा बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाया हमारे लिए। हम टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो हमारी सबसे पहली टेक्नोलॉजी क्या है? पत्थर। हम लोगों ने पत्थर से औजार बनाया, जिसे बोला गया पाषाण काल। तो पत्थर से पहले हम लोगों ने औजार बनाया, पत्थर से औजार बनाने का मतलब वैदिक काल के पहले की बात है। फिर उसके बाद हम लोगों ने तांबे से औजार बनाया, तांबा, ताम्रकाल। इसके पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी उसे ताम्र सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि तांबे से हथियार चीज़ें बनती थी, वस्तुएं बनती थी। फिर आते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के अंतिम चरण से लोहा आने लगा, यानी लोहा। जब लोहा की खोज हो गई, लोहा हमारे यहाँ आ गया, तो आज औद्योगिक क्रांति में लोहे का बड़ा महत्व है। तो पूरा मामला लोहे पर टिक गया, यानी पत्थर, तांबा, उसके बाद लोहा। लोहे से ही फिर हल बनाए जाने लगे, खेती होने लगी, सारी चीज़ें होने लगी। तो ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक। अब समझिए, ऋग वैदिक काल में जो हमारे यहाँ की भूमि का सिस्टम था वो ऐसा था कि भूमि की खरीद फरोख्त होती नहीं थी, भूमि सार्वजनिक संपत्ति होती थी। और भूमि जो सार्वजनिक संपत्ति होती थी तो इसका मतलब वो दान भी नहीं होती थी। शतपथ ब्राह्मण और महाभारत ग्रंथ में भी भूमि दान का बड़ा ही विरोध किया गया, यानी भूमि को कोई दान नहीं कर सकता। बेचना तो दिमाग में ही नहीं था कि भूमि को बेचा भी जा सकता है, बेचने की कोई वस्तु है ये तो कल्पना ही नहीं थी उस समय। दान भी नहीं कर सकते थे, जिनको आवश्यकता होती थी वो जाकर के जंगल को साफ करते थे। तो ये रहा वैदिक काल में। गांव बसते थे, जो राजा होते थे वो उस पर टैक्स लगाते थे फसल का, उसके 3 भाग बनते थे। एक भाग राजा ले जाता था, एक भाग जो खेती करता था उस पर वो ले जाता था, और एक भाग जो मिडिल वर्ग में होते थे, यानी जिन्हें हम लोग कह सकते हैं जमींदार वर्ग, जो आगे आया वो ले जाता था। तो ये वैदिक काल में चीज़ें रही। अब वैदिक काल के बाद गुप्त काल आता है और उसी पीरियड में मनुस्मृति लिखी जाती है। तो मनुस्मृति के अनुसार भू स्वामित्व पर अधिकार के बारे में कहता है। मनुस्मृति कहती है इस भूमि जो सबसे पहले जंगल साफ करेगा उसी के नाम जमीन होगी, यानी उसी की जमीन होगी। कहने का मतलब मजदूर, जो मजदूर या जो व्यक्ति सबसे पहले जंगल साफ कर लेगा, वो जो ज़मीन निकलेगी उस ज़मीन का मालिक वही व्यक्ति होगा। और इसके साथ साथ मनुस्मृति ये भी कहती है कि हिरण को जो सबसे पहले घायल करेगा, ये एक श्लोक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उस श्लोक में यही उसका हिंदी अर्थ है कि ज़मीन उसी की होगी जिसने जंगल को साफ किया, हिरण उसी का होगा जिसने पहले उस पर वार किया, यानी पहले उसको घायल किया। तो इससे ये निश्चित बात होती है कि ज़मीन की खरीद फरोख्त नहीं होती थी, ज़मीन को प्राप्त करने के लिए केवल जंगल को साफ किया जाता था। पैमाइश वगैरह का कोई प्रचलन नहीं था उस समय, क्योंकि पैमाइश होगी क्यों? पैमाइश का संबंध तो बंटवारे से आया। जब भाइयों के बीच में बंटवारा होगा तब नापेंगे कितनी ज़मीन है और उसके 2 या 3 भाग करिए। तो अभी तो इफराद है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। मौर्य काल में आ जाते हैं। मौर्य काल में जो ज़मीन थी, तो ये ग्राम से शुरू कर सकते हैं। ग्रामणी, जो गांव का मालिक होता था उसको ग्रामणी बोला जाता था, और उसको ये अधिकार दिया गया था कि वो गांव में जो फसल मतलब हो रही है खेत पे, उस फसल का कुछ हिस्सा राजा के पास पहुंचाए। आप जानते हैं मौर्य काल हमारे यहाँ का पहला सिस्टमेटिक काल है राजाओं का। इसके पहले बहुत सिस्टमेटिक नहीं रहा है। मौर्य काल बहुत विस्तृत था, बहुत व्यापक था। पूरा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर पूरा भारत, ये सब मौर्य काल में था। मौर्य काल में केंद्रीकृत व्यवस्था थी। केंद्रीकृत यानी गांव को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। इसका मतलब कि गांव में जो खेती होती थी, शहर की तो बात ही मत करिए, जो गांव में खेती होती थी उस खेत के 2 हिस्से थे, यानी खेत 2 प्रकार के थे। एक खेत वो था जिसपे फसल होने का मतलब जैसे कोई स्थान है, कोई जगह है, वहाँ के राजा ने उस जगह को जीत लिया
तो वहाँ की जो खेती है वो राजा के नाम हो गई। तो अब वहाँ पे जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो लोग काम करेंगे ही और राजा के पास कर के रूप में फसल पहुँचाते रहेंगे। एक दूसरी प्रकार की भूमि थी जिसका नाम था सीता भूमि। सीता भूमि, सीता भूमि का मतलब होता था कि जो जंगलों को साफ कर रहे हैं, जनजातियाँ जो जंगलों में रह रही हैं उसे साफ कर रही हैं, तो उन जनजातियों को खदेड़ दिया जाता था, फिर उनकी संपत्ति को ले लिया जाता था या उन्हीं को वहाँ बंधुआ मजदूर बनाया जाता था। तो मौर्य वंश में बहुत केंद्रीयकृत व्यवस्था थी और सेंटर से ही पूरा रेगुलेट होता था और ये जो ज़मीनें थी उनका निश्चित भाग सेंटर के पास पहुंचाया जाता था। वो स्वतंत्रता यहाँ पे नहीं थी। कौटिल्य ने 1/6 भाग टैक्स के रूप में देने को कहा है कि 6वां हिस्सा दान करना चाहिए। सातवाहनों ने सबसे पहले भारत में भूमि दान की प्रक्रिया शुरू की। आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले भूमि दान की प्रक्रिया किस काल में शुरू हुई, तो वो है सातवाहन। इसके पहले तक भूमि दान नहीं होता था। यहाँ तक कि वैदिक काल में जो लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ में भी भूमि दान की व्यवस्था नहीं थी। गोदान होता था और चीज़ें दान होती थी, लेकिन भूमि दान नहीं होता था, दक्षिणा के रूप में वर्जित था। क्रय विक्रय पूरी तरह से वर्जित था। सातवाहनों ने पहली बार भूमि दान की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन यहाँ भी क्रय विक्रय नहीं हो रहा है, बस दान के रूप में दे रहे हैं। गुप्त काल में आ जाएंगे तो जो गांव थे जहाँ खेती होती थी वो गांव स्वतंत्र हुए, यानी कि मौर्य काल में एक तरह से गांव स्वतंत्र नहीं थे, राजा का पूरा नियंत्रण था, लेकिन गुप्त काल में गांव को स्वतंत्रता मिली। इसके अलावा क्या है, बस अब इसके बाद हम जब आएंगे मुगल काल में, मतलब मध्यकाल में, तो दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। आप जानते हैं मुगल काल में एक राजा हुए अकबर। उनका एक जो नवरत्नों में से लोग थे, एक थे टोडरमल, जो ज़मीन से संबंधित थे ना। यहीं से भारत में ज़मीन की प्रक्रिया शुरू होती है, बहुत ही व्यापक स्तर पे। इसके पहले आप जाएंगे तो अलाउद्दीन खिलजी है जो ज़मीन के लिए कुछ काम किया है। फिरोज शाह तुगलक है जो ज़मीन के लिए कुछ काम किया है। अकबर से भी पहले बात करेंगे तो शेर शाह सूरी है जो ज़मीन के लिए कुछ काम किया है। लेकिन व्यापक स्तर पे हम मुगल काल से शुरुआत करेंगे। ज़मीन के मामले में हम देखेंगे कि मुगल काल में ज़मीन 4 प्रकार की थी। ऐसी ज़मीन जहाँ पे एक वर्ष फसल होती थी, ऐसी ज़मीन जहाँ पे कई सालों से फसल नहीं हुई है। तो इस तरह से इसको कई भागों में बांटा गया था और यहीं से जो आज हम लोग पढ़ते हैं ना, जरीब देख रहे हैं, आज हम खतौनी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि आधी से ज़्यादा भाषा वो अरबी उर्दू शब्दों से नवाजी गई है। तो ये सब वहीं की देन है। तो इसको हम अगले पार्ट में यहाँ से शुरुआत करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा वो बहुत महत्व का हमारे नहीं था, बस एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हमने बताया कि कैसे हमारे पूर्वजों ने ज़मीन का काम, खेती बाड़ी शुरू की और फिर कहाँ आकर के पूरी तरह से सिस्टमेटिक होती है। तो यहाँ पर आकर सिस्टमेटिक होती है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ ब्रिटिश आ जाते हैं, यानी अंग्रेज़ आ जाते हैं। फिर अंग्रेज़ों ने बड़ा शोषण किया, कुछ ठीक भी किया, अच्छा काम भी किया, सुधार भी किया। फिर अंग्रेज़ चले जाते हैं तो भारत आज़ाद जब होता है तो फिर उसके बाद पहला जो हमारा काम था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वो यही था कि खेती में सुधार करना। कृषि को समर्पित थी पहली पंचवर्षीय योजना और पूरी तरह से पहली सरकार। तो ये सब चीज़ें हम अगले पार्ट में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।